नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि पूर्व की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं और देखते हैं संस्कृत से संबंधित प्रश्नों को। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? तो श्रृंगार रस की। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? तो श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न है, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं तो कौन है? भास हैं। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार भास हैं। अगला प्रश्न, काव्येषु नाटकम रम्यम, ये कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर अगला प्रश्न है, संस्कृत के वह कवि जिसने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है तो भवभूति हैं। अगला प्रश्न है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, ये सूक्ति किसकी है? तो महाकवि कालिदास की है। अगला प्रश्न है, संस्कृत का वह ग्रंथ जिसका आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है तो वो कौन सा ग्रंथ है? तो किराता अर्जुनियम है। अगला प्रश्न है, संस्कृत का वह ग्रंथ जिसका आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है तो किराता अर्जुनियम है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं तो वादीराज हैं। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादीराज हैं। अगला प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धबोध विधायिनी स्फुरंती सत्व कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, ये कथन किसका है? तो वाग्भट्ट का है। प्रसन्न राघव रचना है तो किसकी है प्रसन्न राघव रचना? तो ये जयदेव की है। अगला प्रश्न, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किसका है? तो छांदोग्य उपनिषद से ये लिया गया है। एक मिनट फिर से देखते हैं। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो छांदोग्य उपनिषद से है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? तो दूत वाक्यम। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो करुण रस है। उत्तम रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो करुण रस है। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है तो देखिए वहाँ पे 4 ऑप्शन होगा जिसमें से भर्तृहरि जो हैं ये उसमें सम्मिलित नहीं है और 3 जो सम्मिलित हैं प्रसिद्ध मुनित्रयी के अंतर्गत वो कौन कौन हैं? तो पतंजलि हैं, कात्यायन हैं और पाणिनि हैं। तो ये 3 नाम मुनित्रयी में आते हैं, भर्तृहरि नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं तो कौन है अष्टाध्यायी के रचनाकार? तो पाणिनि हैं। अगला प्रश्न, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में छंदों का प्रयोग किया है तो कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने? तो 24 प्रकार के छंदों का। अगला प्रश्न है, कालिदास कृत कुमार संभव के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है तो किसने लिखी है? टीकाकार मल्लिनाथ ने लिखी है। अगला प्रश्न, भास की कृति है तो बालचरित किसकी कृति है? भास की कृति है। अगला प्रश्न, कालिदास की प्रथम काव्य कृति है तो कौन सी है कालिदास की प्रथम काव्य कृति? क्या नाम है? तो ऋतु संहार है। अगला प्रश्न, एक रचना जो महाकाव्य नहीं है तो देखिए प्रसन्न राघव जो है कि क्या है? ये महाकाव्य नहीं है तो ये क्या है प्रसन्न राघव? तो ये नाटक है। प्रसन्न राघव किसका है? जयदेव का है। अगर पूछा जाए इसमें अंक कितने हैं तो ये 7 अंक हैं इसमें। और रस कौन सा है? तो वीर रस है। तो प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं है बल्कि ये जयदेव का नाटक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मालती माधव रचना है किसकी है? भवभूति की। मालती माधव रचना है तो भवभूति की है। अगला प्रश्न, दश कुमार चरित रचना है तो दंडी की है। दश कुमार चरित दंडी की है। नैषधि चरित रचना किसकी है? तो श्रीहर्ष की है। माघ की रचना का क्या नाम है? तो शिशुपाल वध है। माघ की रचना का नाम शिशुपाल वध है। अगला प्रश्न, सुख दुखात्मक को रस उक्ति किसकी है? तो रामचंद्र गुणचंद्र की है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक? कपिल मुनि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरित रचना किसकी है? तो भवभूति की है। उत्तर रामचरित रचना किसकी है? भवभूति की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं?
तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। अगला प्रश्न, कालिदास की वह रचना जिसको दूत काव्य माना जाता है, तो किसे माना जाता है दूत काव्य? मेघदूतम को। अगला प्रश्न, श्रीहर्ष की रचनाएं हैं, तो देखिए श्रीहर्ष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अर्णव वर्णन, हिंद प्रशस्ति एवं नवसाहसांक चरित चंपू। फिर से सुनिएगा, श्रीहर्ष की रचनाएं हैं अर्णव वर्णन, हिंद प्रशस्ति एवं नवसाहसांक चरित चंपू। अगला प्रश्न, कालिदास की रचना रघुवंशम है, तो क्या है रघुवंशम? एक महाकाव्य है रघुवंशम। अगला प्रश्न, संस्कृत के वह कवि जिसने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया। संस्कृत के वह कवि जिसने एको रस करुण कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया, तो वो क्या है? भवभूति हैं वो। अगला प्रश्न, कला परिच्छेद के लेखक हैं, तो कौन है? दंडी हैं। कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं। अगला प्रश्न, दश कुमार चरित, इसके लेखक कौन हैं? तो दंडी हैं। नैषधि चरित के लेखक श्रीहर्ष हैं। नैषधि चरित के लेखक श्रीहर्ष हैं। उत्तर रामचरित, इसके लेखक कौन हैं? तो भवभूति हैं। देखिएगा साथियों, फिर से देख लेते हैं एक बार। दश कुमार चरित दंडी लेखक हैं, नैषधि चरित के लेखक श्रीहर्ष हैं और उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? तो वीर रस है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो वैदर्भी रीति की है। बृहत्त्रयी में महाकाव्य आते हैं, तो देखिए बृहत्त्रयी में कौन कौन से महाकाव्य आते हैं? तो किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम। इसे ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बृहत्त्रयी में कौन कौन से महाकाव्य आते हैं? तो 3 महाकाव्य आते हैं, किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? तो माघ हैं। शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? तो माघ हैं। अगला प्रश्न, श्रीहर्ष का ग्रंथ है, तो देखिए नैषध काव्य किसका ग्रंथ है? श्रीहर्ष का। उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कौन प्रसिद्ध है उपमा अलंकार के लिए? महाकवि कालिदास। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि है, तो किसकी प्रसिद्धि है पद लालित्य के लिए? तो दंडी की। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, तो कौन है? दंडी हैं। अगला प्रश्न, भवभूति का मूल नाम क्या था? तो श्रीकंठ था। ये प्रश्न भी अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है कि भवभूति का मूल नाम क्या था? तो श्रीकंठ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सही सुमेलन बताना है, तो देखिए सही सुमेलित है यहाँ पर। पहले देखते हैं कालिदास, तो कालिदास की रचना क्या है? ऋतु संहारम है। भवभूति की रचना का नाम उत्तर रामचरितम है। दंडी की रचना कौन सी है? तो दश कुमार चरितम है। बाणभट्ट की कौन सी है? तो कादम्बरी है। और श्रीहर्ष की रचना कौन सी है? तो नैषधि चरितम है। यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित करके दिया हुआ है एग्जाम में, ये थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया रहेगा, तो ये हम लोगों को सुमेलित करना रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक कौन हैं? तो कालिदास हैं। कालिदास की रचनाएं, तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय, तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो कालिदास की हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारवी की रचना है, तो किरातार्जुनियम भारवी की रचना है। अगला प्रश्न, वेड़ी संहार नाटक का अंगिरस, तो वीर रस है। वेड़ी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? तो वीर रस है। अगला प्रश्न, वीथी है, तो वीथी क्या है? रूपक है। वीथी क्या है? रूपक है। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये किस उपनिषद का मंत्र है? तो देखिए कठ लिखा है, कठोपनिषद हो जाएगा, इसको शॉर्ट में कठ भी लिख दिया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये किस उपनिषद का मंत्र है? तो कठोपनिषद से लिया गया है ये। अगला प्रश्न है, सहसा विद्धीत न क्रियाम, इस सुक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो किराता अर्जुनियम है। सहसा विद्धीत न क्रियाम, ये किराता अर्जुनियम की है। अगला प्रश्न है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणावश चेतना चेतनेसु, ये पंक्ति किसकी है? तो ये किस ग्रंथ से ली गई है? ये पूछा गया है, तो मेघदूतम से। एक बार फिर से देखते हैं, कामार्ता ही प्रकृति कृपणावश चेतना चेतनेसु, ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो मेघदूतम से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह रचना जिसमें कुटिन्यों का वर्णन किया गया है, तो मृच्छकटिकम, वह रचना जिसमें कुटिन्यों का वर्णन किया गया है, तो मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न, वह महाकाव्य जिसको विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है, तो वो कौन सा महाकाव्य है? नैषधि चरितम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए सही सुमेलन है। सबसे पहले कालिदास हैं, इनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम। भवभूति हैं, इनकी रचना है मालती माधवम। दंडी की रचना है दश कुमार चरितम। श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभवम तथा मेघदूतम, इन तीनों रचनाओं को रखा जाता है तो किसके अंतर्गत रखा जाता है? लघुत्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभवम तथा मेघदूतम, इन तीनों रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो लघुत्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में RKM भी लिखा है, आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह कवि जो कालिदास से पूर्ववर्ती हैं, तो कौन है? भास हैं वो। अगला प्रश्न है, वह कवि जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, तो अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? तो रूप गोस्वामी की है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न, वामाह कुलस याधय में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। वामा शब्द का अभिप्राय बताना है, तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो पंचवटी से है। पंचवटी का संबंध किससे है? तृतीय अंक से है। अगला प्रश्न, संस्कृत के वह कवि जिसके लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए घंटा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? माघ के लिए। अगला प्रश्न, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। अगला प्रश्न, उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त संस्कृत कवि कौन से हैं? तो माघ हैं। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त संस्कृत कवि कौन से प्रसिद्ध हैं? तो माघ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो दुर्वासा को कहा है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा को कहा है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम? तो कालिदास हैं। भास के नाटक, तो देखिए भास के नाटक कौन कौन से हैं? प्रतिमा नाटक, उरुभंग और दूतवाक्यम। प्रतिभा नाटक, उरुभंग और दूतवाक्यम किसके हैं? तो ये भास के नाटक है। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो भास है। स्वप्न वासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो भास है। भारवी की माता का नाम क्या है? तो सुशीला है भारवी की माता का नाम। वह कवि जिसकी वाणी नारिकेल फल के समान है, तो वो कौन है? भारवी हैं। इनकी वाणी कैसी है? नारिकेल फल के समान है। अगला प्रश्न, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक क्या है? क्या नाम है उसका? तो महावीर चरित। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है महावीर चरित। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग बताना है। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग कितने हैं? तो 19 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। राजशेखर के नाटक का नाम बताना है, तो बाल रामायण जो है ये राजशेखर का नाटक है। अगला प्रश्न, संस्कृत के ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो देखिए रघुवंशम क्या है? ये नाटक नहीं है, बल्कि रघुवंशम क्या है? महाकाव्य है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन था और यहाँ पे सिर्फ आंसर दिया हुआ है। संस्कृत के ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो रघुवंशम क्या है? ये नाटक नहीं है, बल्कि ये महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश रचनाएं हैं, तो किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, भभूति की कृतियां हैं, तो भभूति की कृतियां कौन सी है? महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित। भभूति की कृतियां हैं तो महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं, गीत गोविंद के रचयिता बताना है। कौन है गीत गोविंद के रचयिता? तो वो हैं जयदेव। साथियों, हम पढ़ रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम की पुस्तक हिंदी परीक्षा पॉइंटर, और इसमें जितने भी प्रश्न संस्कृत से पूछे गए हैं वो सभी एक जगह एकत्र करके दिए हुए हैं, जिसे हमने एक ही कक्षा में समाप्त कर लिया है। बहुत छोटी सी वीडियो है, आप बिल्कुल आराम से अपने किसी भी कार्य को करते हुए आराम से सुन सकते हैं, और इसको कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ एक बार ही सुनने से हमें चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, तो हमें कम से कम 3 बार 4 बार सुननी पड़ती हैं, तब जाके वो सारी चीज़ें हमें ज़्यादातर याद हो जाती हैं। तो अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई कक्षाएं आपको अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो कृपया एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में बने रहने के लिए। चलिए, सभी को नमस्ते और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ।